हेलो, कैसे हैं आप लोग। तब आज का जो टॉपिक है आप लोग के लिए वो प्री के लिए है, यूपीएससी और पीसीएस के लिए पॉलिटी का है, भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। ठीक है, भारत का संवैधानिक अध्ययन यानी बेसिक से हम शुरू करेंगे आप लोग को। ठीक है, पहले बेसिक जानेंगे, बेसिक क्या क्या है, हमारा संवैधानिक इतिहास क्या है, उसके संविधान कैसे बना, ठीक है, कहाँ से लिया गया और उसमें कितनी आर्टिकल्स हैं, कितने संवैधानिक संशोधन हुए। ठीक है, सारे को भाग 1, 2, 3, 4 भाग 22, अनुसूची 12। ठीक है, जो मूल संविधान में था वो उसमें अनुच्छेद 395 है और जो बाद में जोड़ा गया, ठीक है, अभी लगभग 444 या 445 के आसपास वर्तमान में है, वो बताएंगे क्या क्या है, क्या क्या जोड़ा गया है। तो हम पहले बेसिक से शुरू करेंगे। मान लेते हैं बेसिक से जो है, तो बेसिक को जो है ना पहले जानिए। अगर आप बेसिक से चलेंगे तो आपको समझ ज़्यादा होगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन को भी डील करने में आपको आसानी होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो कि बीपीएससी हो, यानी पीसीएस जो भी है। ठीक है, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 इससे क्वेश्चन रहते संवैधानिक इतिहास से। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक इतिहास, तो भारत का संवैधानिक इतिहास कहाँ से शुरू होता है? जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो उसके बाद जो है भारत का संवैधानिक इतिहास शुरू होता है। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा पलासी युद्ध 1757, ठीक है, मानी जाती है, लेकिन पूर्णतः मतलब उसके बाद 1764 में क्या किया, जब उन्होंने जीत लिया बक्सर का युद्ध, तो उसके बाद यहाँ पे उसका शासन व्यवस्था शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और उसके बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो भारतीय जो संवैधानिक इतिहास है हम यहीं से जानते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या किया, कलकत्ता में क्या किया, न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास यहीं से किया गया। जो प्रथम प्रयास होगा 1773 का दिया गया। ठीक है, और इसी के तहत जो है कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रदेशों का संयुक्त क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये है आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये है पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट से दोहरे शासन का प्रारंभ होता है। क्या होता है, दोहरे शासन का प्रारंभ होता है यहाँ से। ठीक है, ये दोहरे शासन का प्रारंभ होता है। ठीक है, और राजनीतिक व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन होता है। तो इसका सिर्फ दोहरे शासन के लिए इसको याद रखिएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1793 का जो चार्टर एक्ट था वो बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों को वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से देने की राजस्व, जो भारतीय राजस्व था उससे दिया जाता था। जो भी यहाँ कर्मचारी काम करता था, जो बोर्ड का सदस्य था, वो भारत के ही राजस्व से दिया जाता था। अब बताइए, यहाँ के राजस्व से देता था, फायदा वहाँ का लोग, अब वेतन हमारे पैसा से दिया जाता, तो हम तो गरीब बनेंगे ही बनेंगे। यही है 1793 चार्टर एक्ट, यहीं पे भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी वेतन,
कंपनी का जो भी सदस्य था और जो कर्मचारी था, वेतन भत्ता हमारे ही राजस्व से दिया जाता था। उसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या गया, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया यहाँ पे खर्च किया गया। 1873 का जो चार्टर एक्ट था उसमें 1 लाख के लिए शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान किया गया। इस पर क्या किया गया, जो कंपनी था उसका सारे अधिकार छीन लिया गया और 20 वर्ष के लिए, याद रखिएगा, 20 वर्ष के लिए उसको चाय और चीनी का पे व्यापार करने के लिए छूट दिया गया। कहाँ, 1813 का चार्टर युक्त, ठीक है। उसके बाद आएंगे 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें क्या था, कंपनी का व्यापारिक अधिकार क्या कर दिया, यहाँ समाप्त कर दिया। और 1813 में जो था 20 साल के दिया था चाय और चीनी पे, बाकी सारे अधिकार छीन लिए गए थे। लेकिन 1833 में क्या किया, सारे अधिकार को कंपनी से छीन लिया गया। जो 20 वर्ष के लिए दिया गया चाय और चीनी पर, वो भी यहाँ समाप्त कर दिया गया। और यहीं पे क्या गया, गवर्नर जनरल की सरकार भारत तथा उसकी परिषद भारत परिषद के रूप में जानी गई, ठीक है। तो यहाँ जो बंगाल का गवर्नर था, अब क्या क्या हो गया, यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल के अब जो था पहले, प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। क्योंकि वो 1834 तक, 28 से 34 तक रहे थे, 33 तक, तो वो प्रथम हो गए भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। इसी में प्रावधान किया गया और व्यापार जो था कंपनी का, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारतीय परिषद के रूप में, उसकी परिषद में जो था भारत परिषद के रूप में जानी जाने लगी। भारतीय कानूनों के लिए विधि आयोग नियुक्त किया गया कि भारत में जो कानून होगा उसके लिए एक विधि आयोग होना चाहिए। इसी एक्ट के तहत विधि आयोग का जो है वो नियुक्ति हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ये याद रखिएगा, विधि आयोग यहीं से शुरुआत होती है। भारत में दास्ता को अवैध घोषित किया गया। दास्तां को अवैध किस एक्ट में घोषित किया गया, तो यही 1833 के चार्टर एक्ट में घोषित किया गया था। और अगर वायसराय पूछे बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। उसी के समय में दास्तां को अवैध घोषित किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो भारत में दास्तां को अवैध घोषित किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत का गवर्नर जनरल इस एक्ट के तहत किया गया, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल यहाँ 1833 एक्ट के तहत हुआ। अब है आपको 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो क्षेत्रीय थे, ठीक है, उसके प्रतिनिधित्व को यहाँ दिया गया था। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया था यहाँ पे, ठीक है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यहाँ पे लाया गया है। इसी अधिनियम में सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल की व्यवस्था की दी थी, ठीक है। सब यही इसी एक्ट में 1853 के चार्टर एक्ट में संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल की व्यवस्था की गई थी। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रख। यहाँ पे कौन थे, गवर्नर जनरल डलहौजी, ये याद रखिएगा, डलहौजी। इसी अधिनियम में कंपनी डायरेक्टर से नियुक्ति संबंधी अधिकार वापस ले गए। जो कंपनी डायरेक्टर से नियुक्त होता था उसको क्या किया, ये वापस ले लिया गया। डायरेक्टर का संरक्षण भी समाप्त हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब है 1858 का अधिनियम, ठीक है। ये क्या हुआ, भारत के प्रशासन को अब क्या कर दिया गया, कंपनी को से हाथों से लेकर सीधे अब क्या गया, ब्रिटिश संसद। अब क्या हुआ, यहीं पे ब्रिटिश भारत हो जाएगा, यहीं पे अब होगा ब्रिटिश भारत, ठीक है, इसी अधिनियम में। और यहाँ पे क्या हो गया, अब भारत के गवर्नर जनरल को हटाकर अब क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय, इसी एक्ट में। तो भारत का अंतिम वायसराय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम गवर्नर वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। इसी में क्या क्या, भारत के जो प्रशासन कंपनी के हाथ में था उसको लेकर अब प्रत्यक्ष रूप पे इंग्लैंड की सरकार यानी ब्रिटिश भारत यहाँ से आया, ठीक है।
अब आगे है आपको इसी में 1801 में जो 58 एक्ट को फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई। ये जो है आपको याद रखना है, इसी एक्ट में जो है फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई 1858 के एक्ट को, ये याद रखना लाइन, ठीक है। 1784 में जो था वो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब चलिए 1861, ठीक है, ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि, तो इसमें नहीं था, तो इसमें था, सॉरी गलत, को अब वायसराय की उपाधि मिली। अब भारत के राज्य सचिव को एक विकास निगम घोषित किया गया था 1858 के एक्ट में, जो अधिनियम बना 1858। ये यहाँ से देखिए, यहीं से हो गया भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय, भारत के कंपनी से प्रशासन लेके सीधे अब इंग्लैंड की संसद करेगी, नहीं ब्रिटिश भारत प्रत्यक्ष रूप से वो यहाँ पे नियंत्रण करेगी, ठीक है। उसे फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के एक्ट को कहा गया। यहीं पे आपको बताया गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाएगा और राज्य सचिव को एक विकास निगम घोषित किया गया, ठीक है। अब है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को क्या किया, जन्म दिया, ठीक है। वायसराय की परिषदी को कानून बनाने की शक्ति, जो है कानून बनाने की शक्ति दिया गया, इसमें देखिए प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत, ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन पूछता है टीसीएस में, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, बीपीएससी में एक दो बार पूछा है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के में हुई थी, तो ये कि लॉर्ड कैनिंग होगा, नहीं 1861 का भारत पर, तो 1861 में जो है वो चले गए थे कैनिंग। ये वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति दी गई और विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। तो किसके रीजन में था विभागीय प्रणाली, एक सेकंड, ठीक है। तो इसी में हो गया विभागीय प्रणाली, लॉर्ड कैनिंग होगा, जो आप भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे, वो विभागीय प्रणाली, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी 1861 में। इसको याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में दी गई थी, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम में दी गई थी। कार्यपालिका परिषद का विस्तार और विकेंद्रीकरण यहीं से शुरुआत की गई थी। ये जो कार्यपालिका परिषद था और विकेंद्रीकरण दोनों में जो थी है विस्तार जो किया गया था, इसी अधिनियम में किया गया था, ठीक है। अब आते हैं 1861 के बाद आते हैं, तो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम हो गया। अब जो है 1892 का होगा। पहले आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम इधर आपको बताएंगे। तो अब ये है कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या क्या कि गवर्नर जनरल की परिषद का क्या किया गया, विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद को क्या किया, विस्तार कर दिया गया, ठीक है। यहीं पे जो है आपको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा निर्वाचित सदस्यों के प्रवेश तथा सदस्यों को लोकहित में प्रश्न पूछने का प्रावधान, यहीं पे जो है इसी अधिनियम में प्रश्न पूछने का प्रावधान किया गया था 1892 भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है। और जो है वार्षिक बजट पर, ये क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी कई बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार इसी अधिनियम में दिया गया था। 1882 के अधिनियम में वार्षिक बजट पर बहस कर, बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है इस पर।
अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अनुपूरक पूछने का अधिकार नहीं था और बहस करने का अधिकार भी नहीं दिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें क्या था, जॉन मार्ले क्या थे, सचिव थे, और मिंटो, ठीक है, इसमें क्या थे, मार्ले और मिंटो, सुधार के नाम से भी इसको जाने जाते थे, मार्ले मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। 1892, 1909, जो मिंटो जो थे, ये मिंटो, ये क्या बने, भारत का वायसराय, और सचिव जो थे ये जॉन मार्ले बने। ठीक है, जॉन मार्ले बने। ठीक है, यहाँ मिंटो मार्ले, ठीक तो है, मार्ले मिंटो। ठीक है, यहीं पे देखिए जो सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है, झगड़ा लगाने का जो काम अंग्रेजों ने किया यहीं से माना जाता है। पृथक निर्वाचन की शुरुआत, और वो भी किसको दिया, मुसलमान को, पृथक निर्वाचन और पृथक मताधिकार यहीं पे दिया। तो इसी के जब इसको दिया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन और ये पृथक मताधिकार जब प्रदान किया गया, तब हमारे के.एम. मुंशी जी कहते हैं इस अधिनियम के बारे में, इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को क्या कर डाला, मार डाला। अब यहाँ पर ही हमारे ही भारतीय को हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का क्या किया, अंग्रेजों ने प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान को दिया, बाकी को नहीं दिया। हिंदुओं का क्या किया गया, यहाँ पे उसको बेइज्जत किया गया, उसको दिया ही नहीं गया, उसके अधिकार को क्या किया, हनन किया गया, और उसके साथ अन्याय किया गया हिंदुओं के साथ। अब तो अंग्रेज जानता था कि एक को दो, जो छोटा है उसको दो, हिंदू बड़ा है, बड़ी संख्या में, अपने में लड़ेगा ही, ताकि हम यहाँ पे सत्ता का सुख कर सके। यही हुआ है शुरू से, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और सत्ता पे काबिज रहो। अंग्रेज भी यही किया था और आज के नेता भी यही कर रहे हैं। हम और आप इसको समझ से पड़े हैं। उस समय अंग्रेज की काम किया था, आज हमारे नेता कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। इसी पे लॉर्ड मिंटो ने कहा था, लॉर्ड मार्ले को एक खत लिखा था, उसमें कहा था हम नाग के दांत को बो रहे हैं और इसका फल क्या होगा, भीषण होगा। हुआ ही, भारत पाकिस्तान तो बट ही गया, भीषण तो हुआ ही, कहाँ नहीं हुआ। किसने कहा, लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को लिखा खत कि हम नाग के दांत को बो रहे हैं और इसका फल क्या होगा, भीषण होगा। और हमारे के.एम. मुंशी जी कहते इस अधिनियम के बारे में कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को क्या कर डाला, मार डाला। अब आगे इस एक्ट में हिंदुओं के साथ तो अन्याय हुआ ही हुआ। मजुमदार कहते हैं कि 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी से के क्या है, समान है। चंद्रमा के चांदनी का मतलब, चंद्रमा को जब अपनी रोशनी ही नहीं है, ठीक है, वो दूसरे के रोशनी से चमकता है, तो हो सकता है उन्होंने इस हिसाब से कहा होगा 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी से के समान है। अपने आप में वो खुश हो जाए, लेकिन वो बड़ी खुशी नहीं है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में कहा गया, वो अपनी कहते हैं, कोटेशन है, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता है। यह ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो मानने वाली थी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद तब आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 में यहाँ क्या आता है, तब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो तत्कालिक कारण क्या था इसका आने का, 1919 का जो अधिनियम आया, इसका आने का रीजन क्या था कि जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, मेसोपोटामिया और होम रूल आंदोलन जो 1916 में आया, उसकी वजह से जो है 1919 का अधिनियम लाया गया।
उसकी कमीशन का रिपोर्ट था, मेसोपोटामिया की कमीशन का रिपोर्ट था, क्या कहा था, जिसमें भारत सरकार की स्पष्ट असकुलता का आरोप था। जो मेसोपोटामिया कमीशन का रिपोर्ट, उसमें कहा गया जो भारत में सरकार है वो अकुशल है, ठीक है। और तत्कालिक कारण ये भी था कि होम रूल आंदोलन जो था उभरने लगा था, जिसके कारण ये लाया गया 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा गया। ये याद रखिएगा, इसका तत्कालिक कारण 1916 का होम रूल और मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें भारत सरकार के स्पष्ट और कुशलता का आरोप था। उत्तरदायी शासन, 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, और यहीं पे क्या गया, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया, इसी अधिनियम में प्रांतों में क्या गया, द्वैध शासन लगाया गया। सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। जितने भी थे वो सूची को क्या किया, विषय को दो भागों में बांटे, एक केंद्रीय सूची हो गया और एक क्या हो गया, प्रांतीय सूची हो गया, ठीक है। तो केंद्रीय सूची में विदेश मामले, डाकतार, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक ऋण, रक्षा आदि था। और प्रांतीय में क्या था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, जल संभरण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि। तो सभी विषयों को क्या किया गया, इस अधिनियम में दो सूची बनाया गया, एक केंद्र सूची और एक प्रांतीय सूची। अब है, इसी में कहा गया था सभी अवशेष शक्ति किसके पास होगी, जो अवशेष शक्ति बचा दोनों में बांट के वो केंद्र सरकार के पास रहेगा, ठीक है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, ठीक है। एक को राज्य परिषद कहा गया और दूसरे को केंद्रीय विधान सभा कहा गया। इसी एक्ट में कुछ यूरोपीय और भारतीय ईसाई, तो ये हो गया आपको केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था में, एक को क्या किया, राज्य परिषद और दूसरे को केंद्रीय विधानसभा। अब इसी एक्ट में क्या किया, कुछ यूरोपीय, भारतीय ईसाई और सिख को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसी एक्ट में 1919 के एक्ट में, इसी एक्ट में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, ठीक है। 1919 के एक्ट में प्रत्यक्ष क्या हुई, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और मताधिकार जो पहले 3% था, अब क्या किया गया, यहाँ पे 10% का कर दिया गया। तो 1919 के अधिनियम में क्या किया, मताधिकार को बढ़ाया गया, 3% से 10% किया गया। तो यहाँ तक 1919 का एक्ट हो गया। और अब इसके बाद जो है 1935 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक्ट को लिया गया है, 1935 एक्ट से। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, आपको उसमें इसको डिटेल करके बताएंगे, ठीक है। और आज जो बनाए बस 1919 तक ही है। अगले वीडियो में आपको 1935 एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसमें क्या क्या प्रावधान थे और भारतीय संविधान में जो है ना क्या क्या लिए गए हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर जरूर करें। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुटें, क्योंकि वहां आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम पर जरूर आप देखें, और टेलीग्राम पे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, जय हिंद।